1 दिसंबर 2025 रात के लगभग 11:27 आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली गांव का एक लग्जरियस बंगला। इस बंगले की दूसरी मंजिल पे एक बाथरूम था जहां पर एक 25 साल की लड़की जिसके पेट में 4 महीने का बच्चा था और वह अपने गले में फांसी का फंदा डालकर झूल जाती है। ये एक ऐसा कदम था दोस्तों जिस समय पर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उसके पति की जिंदगी बदल दी बल्कि उसके परिवार और उस आने वाले मासूम से बच्चे की ज़िंदगी बदल दी जिसका इसमें कोई भी कसूर नहीं था। उस लड़की का नाम था एस माधुरी। उसके पिता एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जिनकी वजह से ये केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है और उस लड़की की चीख आज भी उस घर की दीवारों में कैद है। ये वो घटना है दोस्तों जिसे सुनकर हर एक दिल थम जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस मौत की नहीं है, ये कहानी उन सवालों की है जो आज हमारे और हमारी न्याय व्यवस्था और समाज की सोच के सामने खड़ी है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी क्राइम के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर प्यार, दहेज, जाति और खून सब एक ही रात में मिल जाएगा। पुलिस इसे सुसाइड बता रही है लेकिन उसका पति चीख चीख कर कह रहा है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि प्लानिंग से किया हुआ एक मर्डर है। और वहीं उस लड़की के पिताजी का ये कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि वो ये सब बर्दाश्त न कर सकी और उसने अपने पेट में पल रहे मासूम से बच्चे के साथ ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना सही समझा। तो चलिए चलते हैं वापस से उस खौफनाक रात की तरफ जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। और क्या है इस केस की असली सच्चाई वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर में दोस्तों आप ही को तय करना है कि इस केस में कौन सही है कौन गलत और किसकी गलती की सज़ा उस मासूम से बच्चे और उस लड़की को मिली। इस लड़की एस माधुरी का जन्म साल 2000 में आंध्र प्रदेश के चिन्नारामुडु गांव में हुआ था। इसके पिता एक ताकतवर आईएएस ऑफिसर्स में से एक है। घर में हर चीज़ थी, पैसा, रुतबा, नाम, बस एक चीज़ नहीं थी तो वो थी आज़ादी। माधुरी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी, इतनी ज़िद्दी कि वह अपने पिताजी की बात नहीं सुनती थी। उसकी पढ़ाई बीटेक को भी उसने बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि उसे बैकलॉग्स थे। फिर एक दिन वह फ़ोन पर एक लड़के की आवाज़ आई। उस लड़के का नाम था राजेश नायडू और यहीं से उसकी मौत का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों साल 2023 में राजेश और माधुरी की दोस्ती फेसबुक पर होती है। फिर रोज़ घंटों वो दोनों आपस में फ़ोन पर लगे रहते थे। राजेश बेरोज़गार था और अलग जाति का था और यही बात माधुरी के घर वालों को पता चलती है तो उसके घर में बवाल मच जाता है। उसके पिता ने कहा ये लड़का तेरे लायक नहीं है, लेकिन माधुरी ने जवाब दिया अगर शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। और फिर 5 मार्च 2025 को दोनों ने आर्य समाज मंदिर पहुंचे और बिना किसी को बताए चुपचाप शादी कर लेते हैं। घर वालों को 2 दिन बाद पता चलता है और उस दिन घर में खामोशी छा जाती है जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। इन दोनों की शादी के शुरुआत के 2 महीने तो काफ़ी अच्छी तरीके से बीतते हैं दोस्तों। उसके बाद मई 2025 में पहली बार वो शब्द बोला गया जिससे इस केस का एंगल ही बदल गया और वो शब्द था दहेज। दरअसल माधुरी के परिवार का आरोप है कि राजेश ने शादी के वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन शादी होने के बाद राजेश ने 1 करोड़ कैश और एक फ्लैट और उसके साथ ही एक लग्जरी कार की भी मांग की। और जब वो सब नहीं मिला तो उसने माधुरी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। माधुरी रोते हुए कई बार अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसने ये सब बातें उन्हें बताई थी। माधुरी ने यह भी कहा था कि मम्मी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। और ये सब चलते चलते दोस्तों आता है टाइम अगस्त 2025 का, जब माधुरी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी मौत के दौरान दोस्तों लगभग 4 महीने से भी ज़्यादा का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। लेकिन ससुराल में टॉर्चर बढ़ता गया और फिर एक दिन सितंबर की सुबह उसके पिता जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे वो पुलिस लेकर वहां पहुंचते हैं और माधुरी को ज़बरदस्ती अपने घर लेकर आ जाते हैं। राजेश वहां पर चीखता रह गया कि मेरी बीवी को मत ले जाओ, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद ताड़ेपल्ली के बंगले में माधुरी कैद थी। उसके पति राजेश को भी उससे मिलने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि माधुरी का फ़ोन भी छीन लिया गया था और वह रात रात भर रोती रहती थी। परिवार का कहना था हम तेरी दूसरी शादी करवाएंगे और इस पर राजेश का आखिरी मैसेज कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं तलाक नहीं दूंगा। 1 दिसंबर 2025 रात के 11 बजे माधुरी अपने कमरे में गई और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और उसके बाद
खामोशी छा गई। जब उसकी माँ ने दरवाज़ा ठकठकाया तो अंदर से जवाब नहीं आया। फिर उसके पिताजी ने दरवाज़ा तोड़ा और जो देखा उसकी चीख आज भी उस घर में गूंजती है। माधुरी फंदे से लटकी हुई थी और उसका पेट अब भी हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कि उसका मासूम सा बच्चा इस दुनिया में आने के लिए बेकरार था, लेकिन उसे ज़बरदस्ती मौत दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस को दहेज और मौत के रूप में देखा गया। इस पर पुलिस ने राजेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया, लेकिन राजेश चीखता रहा कि ये खून है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे का इन्होंने मर्डर किया है। उसके माँ बाप ने मेंटली उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसने फांसी लगा ली और अब अपने रुतबे से वो केस दबा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोस्तों अभी तक नहीं आई है। पुलिस चैट और कॉल हिस्ट्री की तलाश कर रही है और इस घटना के कसूरवार को पकड़ने में लगी हुई है। सोचिए दोस्तों, एक 25 साल की लड़की जिसके पेट में 4 महीने का मासूम सा बच्चा, 2 परिवार और एक फंदा जो आज भी उसी घर में उस जगह पर झूल रहा है। क्या ये दहेज का खूनी खेल था, या फिर जाति और रुतबे का अहंकार, या फिर दोनों ने मिलकर एक मासूम जिंदगी को मार डाला? इसका फैसला आप ही बताइए दोस्तों, कौन है असली कातिल। और इसके साथ ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर एक IAS की बेटी जो अपने करियर और जिंदगी दोनों में आगे बढ़ रही थी, अगर वो इतनी मजबूर थी कि उसके जीवन ने ही उसका साथ छोड़ दिया, तो उन लाखों करोड़ों महिलाओं का क्या, उन लड़कियों की क्या स्थिति होगी जो ना ही पावरफुल है और ना ही उनके पास कोई सहारा है। दहेज, जाति, प्रेशर और सोसाइटीज की एक्सपेक्टेशन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी जंजीरें हैं जो कई जिंदगियों को बांध कर रखती हैं। अक्सर वो महिलाएं जिनकी आवाज दबी रहती है, जो रोजाना सोशल जजमेंट, फैमिली प्रेशर और इंटीमेशन सहती है, अक्सर उनकी ट्रेजेडीज मीडिया तक पहुंचती भी नहीं है। दोस्तों, आज हम बस एक दर्द की कहानी सुन रहे हैं, लेकिन असल में ये कोई कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत और अनसुनी आवाज़ों का डर है जो कि शर्म, डर और समाज की लगाई हुई उन बंदिशों में दब कर रह जाती है, जिसे हम शायद कभी भी सुन नहीं पाते या फिर हम उसे सुनना नहीं चाहते। अगर आप भी उन्हें महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संकेत है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को और सबको जागरूक करें और लोगों से बात करें और लोगों से उनका समर्थन लें। साइलेंस को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि डिप्रेशन, सोसाइटी का प्रेशर, कास्ट, दहेज, इन सब के खिलाफ हमें एक साथ खड़े होना होगा। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसे मदद की जरूरत हो, तो हिचकिचाए बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसकी मदद करें। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो आप पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म करें या फिर उन चैरिटीज़ की हेल्प लें जो कि इन सारी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। परिवार, दोस्त, समाज, यहाँ तक कि सिर्फ एक आवाज़ भी बदलाव ला सकती है। और मीडिया हाउसेस, समाज हमें चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हमारे अप्रोच के बिना ये सब कवरेज कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी है एक अधूरी ज़िंदगी की, एक माँ बनने की उम्मीद जो कि कभी भी पूरी ना हो सकी, एक परिवार जो अब सवालों के साथ जिंदा रहेगा, और एक समाज जिसे खुद से अपनी सोच, अपनी व्यवस्था और अपनी ज़रूरतों पर सवाल पूछना होगा। हमने सिर्फ एक्सपोज नहीं बल्कि सवाल रखे हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। और हमारी आपसे ये उम्मीद है कि आप सुने, समझें और हमारे इस चेंज का हिस्सा बने। इसी के साथ मैं उस लड़की को श्रद्धांजलि देते हुए उन लोगों की आवाज़ को भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिससे दुनिया से पहले ही चली गई है। और जो लोग सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे लेकिन जब कोई असल में ज़रूरतमंद होगा उसकी मदद करने के लिए दूर भागेंगे, शायद ये कहकर कि ये हमारा काम नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बीच में आप लोगों को कहा था कि आपको ये बताना है कि इस केस में असली कातिल कौन है, उस लड़की का परिवार या फिर उसका पति और उसका परिवार, या फिर हमारा ये पूरा सिस्टम जो कि दहेज की मांग अब भी करता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि माधुरी की चीख किसी और बेटी तक ना पहुंचे, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक कातिल अपने ही घर में होता है। और मिलते हैं क्रिमिनल IQ के नए केस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।